जय हिंद दोस्तों। सभी आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है यूपी पुलिस के लिए, यहाँ पर मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि आपके सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनका भी यहाँ पर उनको भी नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि पेपर के ओरिएंटेड बिल्कुल बनाए गए हैं, जैसे कि आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है। देखिए, वेदों की संख्या टोटल होती है 4 और 4 वेद हैं हमारे कौन कौन से। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद जो होता है, ये ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद। इसे हम वेदों का वेद के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 10 मंडल हैं, जिसके अंदर इसी के अंदर 1028 सूक्त हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मंडल कितने हैं 10 और सूक्त कितने हैं 1028। इसमें 10,562 जो है ऋचाएँ भी हैं। इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के जो रचनाओं को पढ़ने वाले होते हैं उन ऋषि को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है होत्री। तो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को कहा जाता है होत्री, ये भी याद रखिएगा। और हमारा जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में 10 मंडल है और इसका जो 10वां मंडल है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है और पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्ण बताए गए हैं। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए जो 4 जो वर्ण हैं उनके अनुसार ही यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं। एक तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भी ये ब्रह्मा के मुख से जो निकले वो कहलाए ब्राह्मण, जो उनकी भुजाओं से निकले वो कहलाए क्षत्रिय, जो उनकी जंघाओं से निकले वो वैश्य कहलाए और जो उनके पैरों से निकले वो शूद्र कहलाए। तो ये इन्फॉर्मेशन हुई हमारी ऋग्वेद के बारे में। अब बात करते हैं यजुर्वेद। देखिए, क्वेश्चन पूछा है यज्ञ से संबंधित वेद, तो यजुर्वेद हमारा यज्ञ से संबंधित वेद है। यज्ञ के जो यजुर्वेद है, इनके जो पाठकर्ता हैं उनको कहा जाता है अथर्वयु, यानी कि इसके जो पढ़ने वाले हैं, इनको जो पढ़ते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद को, इनके पाठकर्ताओं को अथर्वयु कहा जाता है। और इसमें बलिदान की विधि का भी इसमें आपको लेख देखने को मिलता है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद ही एक हमारा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है, तो ये है हमारा यजुर्वेद। अब इसके बाद बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो है, इसका अर्थ साम से लगाते हैं, तो साम का अर्थ जो होता है वो होता है गान। और यहाँ पर सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित वेद है। तो जो संगीत के 7 स्वर हैं हमारे, वो कहाँ से निकले हैं, वो इसी सामवेद से निकले हैं। तो ये हमारा कहलाता है संगीत से संबंधित वेद। और इसके अंदर 1810 सूक्त दिए गए हैं सामवेद के अंदर। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। देखिए, अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, इसलिए इसको सबसे नया वेद भी कहते हैं। किसको, अथर्ववेद को। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये जादू टोने से संबंधित है। हमारा जो अथर्ववेद है ये जादू टोने से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है या अंधविश्वास से संबंधित वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से पूछा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुराणों की संख्या टोटल है 18। इन 18 पुराणों में जो सबसे पुराना पुराण है, इसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें जानकारी मिलती है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। इसी के साथ जो विष्णु पुराण है, ये विष्णु पुराण से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और जो हमारा वायु पुराण है, इससे हमें जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में। ये जो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और एक और है हमारा भागवत पुराण, ये जो 5 पुराण हैं, ये ऐसे पुराण हैं जिनसे हमें पता चलती है राजाओं की वंशावलियों के बारे में पता चलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं।
देखिए अभी हमने वेद पढ़े थे और वेदों की संख्या मैंने अभी 4 बताई थी, तो इन चारों के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले था हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की यहाँ पर बात की गई, यही पूछा है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकित्य ब्राह्मण, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। जबकि शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का है। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ। पंचविश और षड्विश ये दोनों सामवेद के हैं। क्या है ये दोनों, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जबकि गोपथ जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का भूगोल पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए प्लिनी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक हैं कौन, प्लिनी है। इसमें इन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों से संबंधित विस्तृत विवरण दिया है। किसमें, नेचुरल हिस्ट्री में। मैगस्थनीज की अगर बात करें, मैगस्थनीज वो व्यक्ति है जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला था मैगस्थनीज, और इसने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मैगस्थनीज के द्वारा, और इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हेरोडोट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसको, हेरोडोट्स को। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे, हेरोडोट्स ही थे। इसी के साथ अगर बात करें हम यहाँ पर टोलमी की, तो टोलमी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का भूगोल की नामक बुक लिखी थी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो यहाँ पर जो फाहियान है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हमसे ये पूछा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में ही आया था और ये 14 साल तक भारत में रहा था। यहीं पर अगर हम बात करें संयुग्न की, ये 518 ईस्वी में भारत आया था और यहाँ पर ये 3 साल तक रहा और इसने जो है बौद्ध धर्म की जो भी चीज़ें थी उनको इसने यहाँ पर इकट्ठा किया था। इसी के साथ ह्वेनसांग की अगर बात करें तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। तो हर्षवर्धन के टाइम पे आने वाला जो था चीनी यात्री, ये सभी चीनी यात्री हैं। तो हर्षवर्धन के जो टाइम में आया था चीनी यात्री, इसका नाम था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग आया था 1629 में, 62 या फिर कह सकते हैं 629 या फिर 629 ईस्वी में आया था ह्वेनसांग। और ये यहाँ पर 15 वर्ष रहा था भारत के अंदर और फिर ये 645 ईस्वी में यहाँ से चीन लौट गया था। और इसने जो है भारत का जो वर्णन किया है, इसने एक बुक लिखी थी सीयू की। तो सीयू की नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसने, ह्वेनसांग ने, सीयू की। और इस सीयू की के अंदर इन्होंने किसका वर्णन किया है, तो भारत के अंदर जो ये घूमे फिरे थे उन चीज़ों को इसने लिखा है। जो भी इन्होंने भारत में चीज़ें देखी उन सब का वर्णन किया ह्वेनसांग ने। अब बात करेंगे इत्सिंग की, तो इत्सिंग भारत आया था 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और इसने अपने वृत्तांत में लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब में इन्होंने घूमा भी और इनका फिर वर्णन भी किया इत्सिंग ने। क्वेश्चन था हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो ये था फाहियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखित कृति है। देखिए किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, तहकीक ए हिंद के नाम से भी हम इसको जानते हैं, किसको, किताब उल हिंद को। और इसका हिंदी में मतलब होता है भारत की खोज। किताब उल हिंद का मतलब क्या है, भारत की खोज। तो ये जो बुक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला था अल-बरूनी। तो अल-बरूनी ने ही लिखी थी ये पुस्तक जिसका नाम था किताब उल हिंद या भारत की खोज, ऐसी को हम तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। जबकि इब्न बतूता की अगर हम बात करें
तो इसने अरबी भाषा में अपना जो वृतांत था, यात्रा वृतांत, वो लिखा था, जिसका नाम था रेहला। तो रेहला किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता के टाइम पर लिखी गई थी। और ये 1333 ईस्वी में यहाँ पर दिल्ली पहुंचा था। और यहाँ पर दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वानता से प्रसन्न होकर, कह सकते हैं इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर, जो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको एमबीटी के नाम से जाना जाता है, इसने इसको काजी के पद पर नियुक्त किया था। यानी कि काजी का पद होता था उस टाइम पर, न्यायाधीश के पद पर इसको रखा था, किसको? इब्न बतूता को। फिर नेक्स्ट है मार्को पोलो। देखिए जो मार्को पोलो है, ये भारत आया था 13वीं शताब्दी में, और इसने पांड्यन जो देश था उसकी यात्रा की थी। और इसने पांड्यों से संबंधित इतिहास का अध्ययन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या उनका इतिहास है, वो किसने लिखा था? मार्को पोलो ने लिखा था। तारानाथ की अगर बात करें तो एक तिब्बती लेखक था, और इसने कयंगुर और तयंगुर नाम की ग्रंथ की रचना की थी। तो कयंगुर और तयंगुर नाम के 2 ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे? तारानाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम बुनकरों की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? देखिए रेशम बुनकरों की जानकारी हमें मिलती है मंदसौर के अभिलेख से। मंदसौर का अभिलेख हमें जानकारी देता है रेशम बुनकरों की। इसी के साथ अगर हम यहाँ बात करें एरन अभिलेख, देखिए एरन, या फिर इसको आपको एरन लिखा मिल सकता है ऐसे। तो एरन जो अभिलेख है हमारा, इसकी तो अच्छा एरन अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो एरन अभिलेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा का जो सबसे पहला लिखित साक्ष्य हमें देखने के लिए मिलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से ही मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। किसके अंदर? हाथी गुम्फा अभिलेख में। वहीं भीतरी स्तंभ लेख की अगर हम बात करें, तो ये हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है, जिसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। ये अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। और ये आपसे पूछा जाता है, देखिए कि तिथि रहित अभिलेख कौन सा है जिसमें तिथि का वर्णन नहीं है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये तिथि रहित अभिलेख है, इस पर कोई डेट भी नहीं लिखी हुई है। और ये किस शासक के टाइम का है? तो ये कलिंग राज जो थे खारवेल, उनके टाइम का है। तो कलिंग राजा कलिंग नरेश खारवेल के टाइम का है ये। क्लियर यहाँ तक कि। और जो भीतरी अभिलेख है ये, या फिर भीतरी स्तंभ लेख है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो स्कंदगुप्त से संबंधित कौन सा है हमारा? भीतरी स्तंभ लेख। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदारो, या आपको पेपर में कहीं कहीं पर मोहनजोदड़ो भी लिखा मिलता है। इससे पूछा है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। देखिए मोहनजोदड़ो जो था, ये सबसे पहला नगर कहा जाता है भारत का मोहनजोदाड़ो को, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम इसका सही जवाब होगा। देखिए मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो आज के टाइम में। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? तो ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे हमारा मोहनजोदारो। इसकी खोज 1922 में की थी राखल दास बनर्जी ने। तो राखल दास बनर्जी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी मोहनजोदारो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पूर्वी या सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। देखिए जब भी हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता जो थी, पहले तो आप ये याद रखिएगा कि एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के 4 अगर हम देखें डाइवर्जन की, कहाँ कहाँ तक की फैली हुई थी, तो पूर्व में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है, मेरठ के आलमगीरपुर तक। इसी के साथ अगर हम बात करें पश्चिम में कहाँ तक थी, तो पश्चिम में सुतकांगेंडोर तक फैली हुई थी। सुतकांगेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। वहीं अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में मांडा तक फैली हुई थी क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। और दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। तो हमसे पूछा सबसे पूर्वी स्थल, तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी पूछेगा तो सुतकांगेंडोर, सबसे उत्तरी पूछेगा तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और सबसे लास्ट या सबसे दक्षिण में दैमाबाद तक थी, और दैमाबाद पड़ता है तुम्हारा अहमदनगर जिले महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देखिए लोथल, सबसे पहले लोथल की अगर बात करें तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है तुम्हारा लोथल। और इस लोथल की जो खोज करता थे, इनका नाम था रंगनाथ राव। तो रंगनाथ राव ने क्या की थी इसकी? तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, या फिर कह सकते हैं इसके उत्खननकर्ता जो थे वो रंगनाथ राव थे। वहीं अगर बात करें रावी, देखिए रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा था हमारा रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा जो है आज के टाइम में, ये पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका एक जिला है साहिवाल, वहाँ पर पड़ता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये वाला स्थान। और इसकी खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में की थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। अभी हमने देखा था मोहनजोदारो जो था ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, क्लियर। और गग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो यहाँ पर था कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर स्थित था? तो कालीबंगन स्थित था गग्गर नदी के किनारे। और ये कालीबंगन आपसे ये पूछा जाता है इसका अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्लियर। क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की? देखिए हड़प्पा ये स्थित था रावी नदी के किनारे। इसकी खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। तो इसके लिए सही जवाब होगा दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की। राखलदास बनर्जी की अगर बात करें तो इन्होंने 1922 में इनके द्वारा खोज की गई थी मोहनजोदाड़ो की, जो कि स्थित था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में ये स्थित था। जबकि हड़प्पा जो था ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित था। अगर यहाँ पर बात करें जेपी जोशी की, तो जेपी जोशी और आर रविंद्र, यानी कि RS बिष्ट भी उनको बोलते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे, इन्होंने खोज की थी धोलावीरा की। धोलावीरा की खोज की गई थी 1967 to 68 में की गई थी। और ये तो की गई थी जेपी जोशी के द्वारा। और 1990 और 91 में की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धोलावीरा की खोज। और ये जो धोलावीरा है ये स्थित है लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी के साथ ये पड़ता है गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है ये तुम्हारा धोलावीरा। नेक्स्ट है हमारा रंगनाथ राव जो है, ये रंगनाथ राव ने लोथल और इसी के साथ रंगपुर, इन्होंने दोनों की जो खोज की थी, उत्खननकर्ता दोनों की यही थे, रंगनाथ राव, रंगपुर के भी और लोथल के भी। लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, जबकि रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, जबकि रंगपुर स्थित है मादर नदी के किनारे पर स्थित है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो को किसने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। तो स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया था इनको एक जुड़वा साम्राज्य की राजधानी, क्लियर। और देखिए यहाँ पर सुतकांगेंडोर, आपने नाम सुना होगा एक सुतकांगेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है। इसकी खोज करने वाले थे जॉर्ज डेल्स, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, या कह सकते हैं कि इसके ये उत्खनन करता थे। अमलानंद घोष की अगर बात करें तो इन्होंने कालीबंगन की खोज की थी। कालीबंगन जिसका अर्थ अभी हमने देखा था काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो कालीबंगन ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे पर, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है हमारा कालीबंगन। और इसकी खोज करने वाले अमलानंद घोष थे, और इन्हीं के साथ BV लाल और BK थापर भी थे। अमलानंद घोष ने इसकी जो खोज की थी वो 1951 में की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बाकी कल ऐसे ही एक और नई क्लास आएगी आपके लिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। और इसी के साथ अगर आप PDF भी पाना चाहते हैं इसकी, कि ताकि आप जल्दी से पढ़ सकें, जल्दी से रिवाइज कर सकें, तो आपको PDF मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, PDF का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।